हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नाम क्या बेटा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो पढ़ा था इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा वो हमारा क्या था? एमीन था। एमीन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने जो एमीन का क्लासिफिकेशन था उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा क्या है इस चैप्टर के अंदर बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। ठीक है, अब ये एमीन की संरचना क्या है इसके बारे में कैसे हम जानेंगे, तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा एमीन होता है बेटा ये हमारा अमोनिया का क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव्स होता है, यानी व्युत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो अमोनिया जो हमारा है वो उसी से बेटा जो हमारा एमीन प्राप्त हुआ था, यानी उसी का ये क्या है बेटा? हमारा डेरिवेटिव है। तो उसी के माध्यम से हमें जानेंगे कि एमीन की जो संरचना क्या होती है। ठीक है ना, दूसरी बात, संरचना तो जानेंगे ही जानेंगे, बाद में ये भी जानेंगे कि बेटा इसमें कौन सा संकरण होता है। ठीक है ना, और ये भी हम जानेंगे कि इसका बॉन्ड एंगल कैसा होता है, आदि चीजों के बारे में हम जो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा अमोनिया होता है, आप जानते हैं अमोनिया का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है ना, अगर इसकी संरचना की बात करें तो आप जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है इससे हमारा जो है 3 हाइड्रोजन एटम बेटा क्या होता है? लिंक होता है। बात समझ में आ रहा है? और इसी नाइट्रोजन के जो ऊपर हमारा जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि अमोनिया की जो संरचना होती है ये कैसी होती है बेटा? पिरामिडीय होती है। क्या होती है? पिरामिडीय। पिरामिड कैसा होती है? पिरामिड आकार की होती है। और जो बॉन्ड एंगल आपको बताया गया था अमोनिया के बारे में पिछली वीडियो में, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में 11th में जो आपका संकरण जो आपने चैप्टर पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ा था टॉपिक में, वहां पर बताया गया होगा कि जो अमोनिया होती है जो इसकी संरचना होती है बेटा कैसी होती है? पिरामिड होती है। ठीक, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता था वो कितना बताया गया था बेटा? आपका 107 अंश होता है, नियरेस्ट में लगभग 100 कितना होता है बेटा? 7 अंश। ठीक है, और इसमें जो संकरण बताया गया था बेटा वो क्या था? हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडाइजेशन, बात समझ में आ रहा है? तो 3 चीजें हमने पहले से जाना था इससे पहले कि जो अमोनिया होता है इसकी जो संरचना बेटा कैसी दिखाई दे रही है? पिरामिड टाइप में है। बॉन्ड एंगल कितना बेटा बताया ना? 107 अंश के नियरेस्ट में होता है। और इसमें जो संकरण होता है बेटा वो कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसी का सहारा लेकर के हम लोग जो जानेंगे कि एमीन का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा और उसमें कौन सा संकरण होगा बेटा। ठीक है, तो अगर हम एमीन की बात करें, प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, कोई भी एमीन अगर हो तो उसमें भी क्या होता है? हमारा जो मेन एटम जो सेंट्रल एटम होता है क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम किसी एमीन की बात करें यानी प्राथमिक एमीन की बात अगर हम करें बेटा, मान लो यहाँ पर बेटा हमने H लगा दिया, यहाँ पर बेटा हमने क्या लगा दिया? H लगा दिया, या यहाँ पर बेटा मैंने कोई एल्किल ग्रुप ही लगा दिया, मान लो बेटा मैंने क्या लगा दिया? R लगा दिया, तो RNH2। लेकिन तब भी जो हमारा नाइट्रोजन होगा बेटा इस पर भी हमारा जो क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, सेम इसी की तरह है बेटा। तो अगर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि जो हमारा प्राथमिक एमीन है जो मैंने अभी लिखा है, इस प्राथमिक एमीन में की जो संरचना आपको देखने को पाएंगे सेम टू सेम किसकी तरह देखने को पा रहे हैं आप? जैसे हमारा अमोनिया होता है सेम टू सेम बेटा जो हमारा होता है उसी की संरचना भी होती है। तो इसका मतलब जो हमारा एमीन होता है इसकी जो संरचना होती है, पहली बात वही खासियत है, ये भी कैसी होती है बेटा? पिरामिड टाइप होती है, यानी पिरामिडीय जिसे हम लोग कहते हैं, यानी पिरामिड टाइप होती है। बात समझ में आ रहा है? और संकरण कितना होगा बेटा? आप जान रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो संकरण होता है बेटा वो भी कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा हमने कि जो हमारा एमीन होता है उसकी जो संरचना कैसी होती है बेटा? पिरामिड टाइप की होती है। और इसमें कि जो संकरण होता है वो क्या होता है? हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन मसला ये फंसता है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है बेटा? तो हम लोग जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि जो हमारा एमीन होता है वो 3 टाइप्स पढ़ाया गया है, बताया गया था आपको। प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और हमारा क्या था बेटा? टर्सरी एमीन होता है। ठीक है, तो अगर आप प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की बात करें तो उसमें जो एल्किल समूह की संख्या बेटा अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो क्या होता है बेटा? बढ़ता रहता है। प्राथमिक एमीन में अगर आप देखें अच्छी तरीके से कि इसका जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, अगर आप देखें प्राथमिक एमीन में तो उसका सूत्र हमने क्या बताया था? RNH2। ठीक, सेकेंडरी एमीन का बेटा क्या होता है? R2NH।
और टर्सरी एमीन का क्या बताया गया था, R3N बताया गया था। जाहिर बात बताया गया था आपको बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन के दौरान प्राथमिक से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो एल्किल समूह की संख्या भी अपने आप क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो एल्किल समूह की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एमीन होता है बेटा, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये भी थोड़ा सा क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इतना आपको याद रखना है कि एल्किल समूह की संख्या के बढ़ने के द्वारा के साथ ही हमारा जो एमीन्स होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी थोड़ा सा क्या होता है बेटा, बढ़ा चला जाता है। बात समझ में आना? तो यहां पर आपको इतना केवल याद रखना है कि जो संकरण है बेटा, चाहे किसी भी एमीन की बात करेंगे, संकरण जो हमारा रहेगा वो भी बेटा हमारा sp3 संकरण रहेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं अमोनिया का डेरिवेटिव्स है। संरचना कैसी बेटा, पिरामिड है। अमोनिया की संरचना कैसी है, पिरामिड है। केवल इतना इसमें डिफरेंस है, वो हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल है। और बॉन्ड एंगल का मसला कहां से फंसता है बेटा, है कि हमारे जो एमीन्स होते हैं इनमें एल्किल समूह की संख्या जब बढ़ती है तो इनके बढ़ने के साथ ही साथ इनका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो भी क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को जो है इसका एक कैलकुलेशन यानी एक निष्कर्ष निकाल कर बताता हूं कि इसमें जो बॉन्ड एंगल का जो मैटर है बेटा वो क्या होता है। सबसे पहली बात, जो हमारा अमोनिया होता है इसका बॉन्ड एंगल, फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, हमारा रहेगा प्राथमिक एमीन, इसके बाद बेटा हमारा क्या रहेगा, सेकेंडरी एमीन R2NH, और फाइनल बेटा हमारा क्या होता है R3N माने टर्सरी में। यहां से ले करके बेटा, यहां से ले करके यहां तक की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा 106.7 अंश से ले करके बेटा लगभग बेटा आपका 107 मानते हैं। लेकिन जो हमारा टर्सरी एमीन होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है बेटा, 108 अंश होता। क्या मैंने बताया कि एल्किल समूह आप देख पा रहे हैं कि बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी एमीन का क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो मैंने क्या बताया बेटा, अमोनिया से लेकर के बेटा R2NH का जो बॉन्ड एंगल का जो डिफरेंस है बेटा, मैंने कितना लिखा है, 106.7 अंश से कितना बेटा है, 107 अंश। ठीक, यहां से लेकर यहां तक है। लेकिन जो हमारा टर्सरी एमीन होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है बेटा, 108 अंश होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, एल्किल समूह के द्वारा बेटा एक दूसरे का क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा जो आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है बेटा वो क्या हमारा है, टर्सरी एमीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप पहले से संकरण पढ़े थे बेटा, जो हमारे sp3 संकरण वाले जितने भी कंपाउंड होते थे, अगर जिसमें लोन पेयर नहीं होता था तो आपने पढ़ा होगा कि जो संरचना होती थी बेटा टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना बताया था, 109 अंश, और बेटा कितना बताया था, 28 मिनट। ये तब लागू होता है जब किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, जो की एटम होता है, अगर उसके ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब ऐसी दशा में उसके बॉन्ड एंगल और उसकी संरचना में जो चेंजिंग होना चाहिए था बेटा नहीं होगा, तब वो टेट्राहेड्रल और हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा 109 अंश कितना होगा, 28 मिनट होगा। लेकिन संकरण में कोई डिफरेंस नहीं होगा, संकरण तो वही रहता है बेटा। लेकिन अगर मेटल जो हमारा, यानी कहने का मतलब अगर कोई कंपाउंड लिया जाए, अगर उसको सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी वजह से उसके दो चीजों में डिफरेंस पैदा होता है, वो होता है उसकी संरचना और उसका होता है क्या बेटा, बॉन्ड एंगल। लेकिन उसके संकरण में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, चाहे अमोनिया की बात करें, चाहे प्राथमिक एमीन की बात करें, सेकेंडरी एमीन की बात करें, चाहे टर्सरी एमीन की बात करें, इन तीनों में जो हमारा संकरण होता है बेटा मैंने बताया sp3 ही होता है। लेकिन बॉन्ड एंगल और उसकी संरचना में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य बेटा क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से उसमें क्या होता है, उसको संरचना होती है बेटा वो भी डिस्टर्ब होती है, और जब संरचना डिस्टर्ब होती है तो बॉन्ड एंगल भी अपने आप क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। आई होप आपको मैंने जो बात बताई है आपको ये बात समझ में आया होगा। तो ये हमारा रहा क्या, स्ट्रक्चर आप बेटा क्या था, एमीन था। तो एमीन की संरचना कैसी होती है बेटा, पहली बात कैसा होता है, पिरामिड टाइप का होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, मैंने बताया आपको कि बॉन्ड एंगल बेटा 106 से लेकर के 7, 106.7 से लेकर बेटा 107 अंश, और जो टर्सरी एमीन होता है बेटा वो क्या होता है, 108 अंश होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के द्वारा एल्किल समूह के मध्य बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बेटा।
बात समझ में? तो इतनी बातें आप लोगों ने अभी तक सीखा कि एमीन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, बॉन्डिंग एंगल कितना होता है और उसमें कौन सा संकरण होता है। आज चीजों के बारे में हम लोगों ने बेटा क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि एमीन जो होता है बेटा, इसका जो नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ क्या होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे आप समझेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर आपको कोई समस्या होगी तो बताने का प्रयास करिएगा कि एमीन का जो है नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है बेटा। तो हम लोगों को जो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है एमीन का, वो हमारा क्या होता है बेटा, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम पढ़ना बेटा। ठीक है, तो IUPAC के तहत हम एमीन का किस प्रकार से नामकरण करेंगे बेटा। ठीक, तो आइए हम लोग जो है एमीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में IUPAC सिस्टम के तहत बेटा जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एमीन होता है आप जानते हैं बेटा वो क्या होता है, एक प्राथमिक एमीन होता है, एक होता हमारा सेकेंडरी एमीन होता है और एक होता हमारा टर्सरी एमीन होता है बेटा। जाहिर सी बात है। ठीक, जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है इसको IUPAC पद्धति में बेटा इसको जो है एल्केनामीन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप, एल्केनामीन। क्या मैंने कहा, प्राथमिक एमीन को IUPAC पद्धति के तहत क्या कहते हैं, एल्केनामीन कहते हैं। सेकेंडरी एमीन जो होता है बेटा इसको हम लोग एल्केनामीन कहते हैं, एल्केनामीन कहते हैं। ओके, लेकिन जो टर्सरी एमीन होता है बेटा इसको बेटा हम लोग IUPAC के तहत NN डाई एल्किल एल्केनामीन कहते हैं। क्या हमने सीखा, प्राथमिक एमीन को IUPAC के तहत क्या कहते हैं बेटा, एल्केनामीन। ठीक, सेकेंडरी एमीन को क्या कहते हैं, N एल्किल एल्केनामीन, और जो हमारा टर्सरी एमीन होता है इसको IUPAC के तहत क्या कहते हैं, NN डाई एल्किल एल्केनामीन कहते हैं। तो इन तीन चीजों को बेटा अगर हम जान गए हैं तो कोई भी अगर आपको एमीन दिया जाएगा तो उसका नॉमेनक्लेचर आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो हम जो है कुछ एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं बेटा और उसका नॉमेनक्लेचर बेटा आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा CH3 लिखा है, NH2 लिखा है। आपको केवल ये पहचानना है कि जो मैं एमीन लिख रहा हूं वो किस कैटेगरी में लिखा जा रहा है। किस एमीन क्या होता आएगा बेटा, प्राथमिक एमीन। क्या फार्मूला है, और NH2 पहचान है प्राथमिक एमीन का बेटा। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन का मैंने बताया है IUPAC के तहत क्या कहते हैं, एल्केनामीन कहते हैं। तो लिखा गया है CH3NH2, चूंकि सामान्य नाम मेथिल एमीन है, चूंकि हमें IUPAC से मतलब है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर कितना कार्बन बेटा, एक कार्बन है, और एक कार्बन को आप जानते हैं अच्छी तरीके से मेथिया क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और लास्ट में क्या जोड़ना है, एमीन, तो क्या बन जाएगा बेटा, मेथेनामीन। बहुत अच्छे, इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेटा मेथेनामीन। क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। ठीक है, तो CH3NH2 जो है एक प्राथमिक एमीन का सूत्र लिखा गया है और इसका जो IUPAC नाम होगा क्या होगा बेटा, मेथेनामीन। ठीक, उसी प्रकार से CH3CH2NH2 देख पा रहे हैं किस एमीन के अंदर लिखा गया है, सेकेंडरी, टर्सरी या प्राइमरी, किस में आएगा, प्राइमरी मेरी में आएगा, क्योंकि फार्मूला लास्ट में दिखाई दे रहा बेटा। क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप, NH2। तो कार्बन काउंट करें, 1 2, कितना कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या कहते हैं बेटा, एथिया एथेन, और लास्ट में क्या लगा देना है, एमीन। तो क्या पूरा नाम हो जाएगा, शाबाश, एथेनामीन। ओके, क्या हो गया इसका नाम बेटा, एथेनामीन। उसी प्रकार से CH2 आगे क्या होगा बेटा, NH2। कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन का मतलब प्रोप या प्रोपेन, और लास्ट में एमीन, तो क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनामीन। ओके, तो बड़े आराम से जो आप प्राइमरी एमीन का IUPAC नाम का जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सेकेंडरी एमीन को जानेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। सेकेंडरी एमीन का सूत्र बेटा आप जानते हैं क्या होता है, R2NH होता है। इसी के तहत हमें जो है जानना, और इसको मैंने बताया
किसको आईपीसी में क्या कहते हैं, एन एल्किल एल्केनामीन। बस इसी पर बेटा हमें जो है देख करके एग्जाम्पल ले करके बेटा क्या करना, सेट कर देना। जैसे मैंने लिखा है CH3NH, फिर बेटा मैंने लिखा है CH3, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, सेकेंडरी एमीन का लिखा गया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक वर्ड तो यहाँ से एन यानी एल्किल छोटा समूह, एल्केनामीन बेटा क्या होगा, उसका बड़ा समूह होगा। तो यहाँ पर एन पे दोनों कार्बन संख्या बेटा बराबर, तो किसी को एल्किन मान लो, किसी को क्या मान लो, एल्केनामीन मान लो। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, एन। तो एक पर बेटा माना गया है मेथिल CH3 है, यहाँ पर भी वही है, कार्बन दोनों की संख्याएं बराबर, तो किसी को एल्किन मानो, किसी को एल्केनामीन मान लो। तो एक कार्बन के लिए बेटा क्या होगा, मेथिल, सेम टू सेम है, इसी पर सेट करना है। एन एल्किल, एन पर बेटा क्या लगा है, मेथिल, तो हो जाएगा एन मेथिल। फिर इसके बाद अगर आप देखें एक पार्ट अभी बचा हुआ है, तो किसके सेट में लिखना है, एल्केनामीन। तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनामीन। ओके, पूरा आईपीसी नाम क्या होगा इस फार्मूले का, एन मेथिल मेथेनामीन। ओके, और भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे लिखा गया है C2H5NH, फिर बेटा मैंने लिखा है C2H5। जाहिर सी बात है ये फार्मूला भी सेकेंडरी एमीन का ही है कि नहीं है, ठीक है। तो आईपीसी कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन से लेके जो दोनों और देखें, अगर कार्बन की संख्या दोनों क्या बराबर है, तो किसी को एल्किल मानो, किसी को क्या मानो, एल्केनामीन। तो दो कार्बन के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एथिल, इसी पर सेट करना है। तो एन क्या हो जाएगा, एथिल। दो कार्बन के लिए क्या हो गया, एथिल। अभी एक पार्ट बचा हुआ वो किस पर सेट करें, एल्केनामीन। तो दो कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, एथिल। तो है नहीं, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, एथेनामीन। बात समझ में आ रहा है बेटा, पूरा क्या हो जाएगा, एन एथिल और दूसरा हो जाएगा एथेनामीन। ठीक, अब थोड़ी सी मैं कार्बन संख्या को बढ़ा और घटा रहा हूं। मान लीजिए बेटा मैंने लिखा है, एक साइड में लिखा बेटा CH3 CH2 लिखा है, यहाँ पर बेटा NH, और एक साइड में बेटा मैंने लिख दिया केवल लिखा क्या CH3। तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, क्योंकि सेकेंडरी एमीन तो है ही है, लेकिन नाइट्रोजन से लगे जो दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये थोड़ा सा क्या है, एक में ज्यादा एक साइड में, और एक और क्या बेटा है, कम है, ठीक है ना। तो जो कम है उसको मैंने बताया था, उसको एल्किन मान लेना, और जिसको ज्यादा दिखाई दे जिस साइड में कार्बन, उसको बेटा क्या मान लेना, एल्केनामीन मान लेना। तो अगर आप देखें अच्छी तरीके से, तो इसी नाइट्रोजन से बेटा एक और एक कार्बन, एक और कितना कार्बन, दो कार्बन है। तो जो एक कार्बन उसको एल्किल मानो, तो एक कार्बन के लिए बेटा क्या है, मेथिल। तो क्या हो जाएगा, एन मेथिल। ओके, और अब किस पर सेट करें, बड़ा समूह क्या है, एल्केनामीन। तो दो कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, एथेनामीन। बात समझ में आ रहा है बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े आराम से आपको समझ में आना चाहिए जो है कि एमीन का जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। आपको इतना याद रखना होता है कि प्राथमिक एमीन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन को क्या कहते हैं। कि सेकेंडरी एमीन में कार्बन संख्या बेटा बढ़ घट रही है, तो जो छोटा समूह होगा बेटा उसको एल्किल मानना, और जो बड़ा कार्बन वाला होगा बेटा उसको एल्केनामीन के हिसाब से बेटा क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा जो है सेकेंडरी एमीन के कुछ एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे CH3 लिखा गया है, CH2 लिखा गया है, CH2N, फिर बेटा मान लो H, फिर लिखा बेटा मैंने CH3 लिखा है। आप देख पा रहे हैं ये जो सूत्र लिखा गया बेटा ये किसका है, सेकेंडरी एमीन का है। एक और देखें कार्बन संख्या बेटा एक, और एक और कार्बन संख्या कितनी बेटा, दो। तो छोटा समूह एल्किल, बड़ा समूह एल्केनामीन। तो क्या हो जाएगा, पूरा इसका आईपीसी नाम लिखेंगे बेटा, तो हो जाएगा N, छोटे के लिए क्या होगा बेटा, कार्बन के लिए मेथ, तो मेथ हिसाब से इल लगाएं तो मेथिल, और इधर एक दो तीन, तो तीन कार्बन के लिए बेटा प्रोपेन होगा, लास्ट में मीन, तो हो जाएगा प्रोपेनामीन। ओके, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से बेटा आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम हमारा जो लास्ट है सबसे, वो हमारा कौन सा एमीन बेटा है, टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन का सूत्र क्या होता है बेटा, R3N, और इसका आईपीसी नाम मैंने बताया है N डाई एल्किल एल्केनामीन, ये है बेटा टर्सरी एमीन का जो आईपीसी फार्मूला होता है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर के उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, NN डाई एल्किल एल्केनामीन होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा। CH3
EN N से CH3 और बेटा मैंने क्या लिखा, ये सूत्र आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारा टर्सरी एमीन का जो है सूत्र का ये कोई फार्मूला लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते बेटा, इसी पर आप सेट कर लें, एल्किल की संख्या को काउंट करें उस हिसाब से, तो क्या होगा बेटा, एक बार नाइट्रोजन से N, दोबारा बेटा क्या हो जाएगा N, और डाई का मतलब 2 तो हो जाएगा बेटा क्या, डाई डाई, और एल्किल का मतलब 2 ले ले कार्बन, 2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा मेथिल हो गया। अब इसके बाद एक बच रहा है बेटा, वो किसके रूप में लिखें, एल्केनामीन, तो हो जाएगा एक कार्बन के लिए बेटा क्या हो जाएगा मेथेनामीन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैंने बताया पार्ट, जो 2 पार्ट है बेटा इस हिसाब से लिखते हैं, एल्किल के फॉर्म में तो 2 लिया गया बेटा, डाई एल्किल के फॉर्म में है, ठीक है ना, और एक बेटा किस फॉर्म में लिखा गया है, एल्केनामीन। तो पूरा का सूत्र को लिखें इसके तहत, तो क्या होगा बेटा NN डाई मेथिल मेथेनामीन बेटा, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर सेट किया जाए, मान लीजिए लिया जा रहा है बेटा CH3 CH2 ओके N CH3, यहाँ पर बेटा मान लो लिखा गया है CH3 है, तो यहाँ पर जो बड़ा लॉन्ग वाला जो कार्बन होगा बेटा उसको अलग कर लें, तो 1 और बेटा क्या हो गया 2 हो गया बेटा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो नाइट्रोजन पर बेटा 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जो छोटा समूह है बेटा उसको एल्किल का फॉर्म में लिखा जाए तो पूरा नाम क्या होगा N, फिर क्या होगा N का मतलब बेटा नाइट्रोजन से है, N का मतलब बेटा क्या नाइट्रोजन से लिंक जो है वही लिखा जा रहा है, N कितनी बार मेथिल दिखाई दे रहा है बेटा 2 बार, तो डाई और आगे क्या हो जाएगा बेटा मेथिल, और एल्केनामीन में जो बड़ा कार्बन है कितना कार्बन 2 कार्बन, 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा एथेन, तो पूरा पार्ट हो जाएगा एथेनामीन एथेनामीन। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप बड़े आराम से जो है हमारे जो एलिफेटिक एमीन की बात मैं कह रहा हूं, बड़े आराम से बेटा इसको जो आप लिख सकते हैं बेटा। मान लीजिए अगर हमारे टर्सरी एमीन में उसी नाइट्रोजन से लगे जो ग्रुप हैं, अगर तीनों के तीनों बेटा हमारे क्या हों अलग अलग हों, क्या हो, मान लो बेटा यहाँ पर CH3 लगा दिया गया है, यहाँ पर बेटा लिखा दिया CH2, यहाँ पर बेटा क्या लगा दिया CH3 है। तो ऐसी चीजों के लिए बेटा जो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा जो कार्बन होगा बेटा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। बाकी जो चीजें उसको अलग अलग, चूंकि अगर कॉमन चीजें होती दोनों सेम होता तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर दोनों चीजें अलग अलग हो जा रही हैं तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा अलग अलग लिखेंगे। तो इसका जो नाम होगा, चूंकि आप देख पा रहे हैं बेटा इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये लॉन्ग में चला जाएगा, लेकिन बचे हुए 2 कार्बन वाले जो आपको C2H5 और CH3 है ये बेटा एल्किल के फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा। तो यहाँ पर जो कि दोनों पार्श्व के रूप में लिखे जाएंगे और दोनों असमान है, एक एथिल है तो दूसरा बेटा क्या मेथिल है। तो अल्फाबेट का सहारा लेंगे तो पहले E आता, पहले M आता, पहले E आएगा, तो क्या हो जाएगा N से पहले क्या लिखेंगे बेटा एथिल, ओके, पुनः क्या लिखेंगे N से ही क्या लिखेंगे बेटा मेथिल। चूंकि अब 2 बार हो गया है, अब आपको डाई वाई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा दोनों चीजें क्या हैं अलग अलग। अगर समान होता तो इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन दोनों असमान है तो बेटा हमने अलग अलग लिखा है। तो N एथिल, एथिल क्यों पहले लिखा गया, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से जो रूल हमने पढ़ा बेटा उसके हिसाब से लिखा गया। तो N एथिल और N पर बेटा क्या हो गया मेथिल। अब जो बचा हुआ N से जो पार्ट पूरा 3 कार्बन के लिए बेटा उस किसको फॉर्म में लिखेंगे एल्केनामीन। तो 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन होता है, तो अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो बड़े आराम से बेटा आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का जो नॉमेनक्लेचर आईपीएससी के तहत है बेटा बड़े आराम से उसको बेटा आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है कुछ एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड है उसको हम आईपीएससी के तहत बेटा लिखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा आप जानते हैं, उसमें हम बात करते हैं बेटा C6H5NH2 की बात करते हैं, जाहिर सी बात है। पहला अगर एरोमेटिक कोई एमीन है तो ये हमारा कौन है बेटा एनिलीन है, एनिलीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो एनिलीन हमारा पहला जो एग्जांपल में आता पहला सदस्य होता है, इसी के तहत जितने प्रकार के हमारे एमीन होते हैं सबका नॉमेनक्लेचर बेटा हम इसी के हिसाब से करते हैं। एनिलीन कहते हैं आईपीएससी के तहत, या इसी को बेटा बेंजेनामीन भी कहते हैं, बेंजेनामीन भी कहते हैं। एनिलीन को आईपीएससी के तहत बेटा बेंजेनामीन कहते हैं।
या इसको बेटा हम एनिलीन भी कहते हैं आईपीसी में, लेकिन इसको और एक नाम से जाना जाता है बेटा, उसको क्या होता है, बेंजेनामीन। जितने प्रकार के आप रिंग पर NH2 ग्रुप के सागर जितने भी आपके पार्ट्स रहेंगे सबका नॉमेनक्लेचर बेटा ऐसी बेंजेनामीन के हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, यहां पर ध्यान से देखें, मैंने लिखा है NH2, ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, जाहिर बात है। और यहां पर बेटा मान लीजिए मैंने ले लिया है ब्रोमीन को, लिख दिया बेटा, लिख दिया कि नहीं लिखा, तो यहां पर इतना पार्ट तो आप जान रहे हैं बेटा अच्छी तरीके से, बेंजेनामीन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो पार्ट्स के रूप में जो लगा हुआ है उसको देखें और उसको देखें कि किस पोजीशन पर लगा। अगर नॉर्मल करें 1 कार्बन 2 कार्बन, तो दूसरे नंबर पर बेटा क्या लगा, ब्रोमो, तो इसका क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो। अब पूरा चूंकि रिंग जो दिखाई दे रहा है बेटा आप जानते हैं एनिलीन का है, क्या बताया गया है, बेंजेनामीन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजेनामीन, 2 ब्रोमो बेंजेनामीन। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो बड़े आराम से आप जो है लिख सकते हैं, पार्ट्स को पहले लिखेंगे और पूरा जो रिंग के हिसाब से NH2 ग्रुप है उसको आप जो है बेंजेनामीन के नाम से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं, अगर सेकेंडरी एमीन में कुछ हमने बेटा इस तरह से लिखा है, ये रिंग तो है ही हमारा है, इसी नाइट्रोजन से मान लो बेटा CH3 लिखा गया है, यहाँ पर बेटा क्या है, CH3 है, तो ये सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, वही जो आपको रूल पढ़ाया गया होगा, N एल्किल एल्केनामीन। तो यहाँ पर चूंकि आपको देख पा रहे हैं कि ये टर्सरी एमीन का फार्मूला है कि सेकेंडरी का है, अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला बेटा किसका दिखाई दे रहा है आपको, टर्सरी एमीन का दिखाई दे रहा है। तो टर्सरी के हिसाब से बेटा क्या लिखेंगे इसको, N पर चूंकि 2 मेथिल है तो N कितनी बार, 2 बार, तो हो जाएगा डाई मेथिल, ओके। और चूंकि पूरा पार्ट जो रिंग का जो बेंजीन पहले से लिखा हुआ मैंने बताया है उसका नाम है बेंजेनामीन, क्या हो जाएगा पूरा, N डाई मेथिल बेंजेनामीन। कहीं कहीं पर बेटा आपको लिखा होगा N डाई मेथिल एनिलीन भी कहते हैं, क्योंकि एनिलीन भी एरोमेटिक जो हमारा एमीन है, एनिलीन जो है आईपीसी के तहत उसका नाम एनिलीन भी कहा जाता है, और बेटा जो इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजेनामीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम बड़े आराम से जो है नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना होगा आईपीसी के तहत किसी भी एमीन का, तो हम अगर इस रूल के हिसाब से लिखेंगे और समझेंगे पढ़ेंगे तो हमारा जो है बेटा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बस इतना ही बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आने वाले समय में जब हम आपको वीडियो लेकर आएंगे एमीन के बारे में, नाइट्रोजन का जो हमें पढ़ना है एमीन का, वो हमारा होगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इस सब के बारे में बेटा जो हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद बेटा।